नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग, पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम अध्ययन करेंगे तटस्थ नौकरशाही, सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी और प्रतिबद्ध नौकरशाही, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। सभी लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक नेतृत्व एवं नौकरशाही के रिश्ते सदैव चर्चा का विषय रहे हैं। इस प्रकार के रिश्तों में देश, काल व परिस्थिति के अनुसार बदलाव आता रहा है। प्रतिबद्ध नौकरशाही, नौकरशाही का परंपरागत दृष्टिकोण तटस्थता से जुड़ा हुआ है। यह परंपरागत गुण है। तटस्थता और निष्पक्षता ब्रिटिश लोक सेवा का प्रमुख विशेषता रही है। इसमें तीन बातें शामिल हैं। लोक सेवा राजनीतिक दबाव से मुक्त हो, अर्थात किसी भी दल की सरकार बने तो इसका दबाव लोक सेवा में नहीं होना चाहिए। मंत्रियों को भी विश्वास हो कि सत्तारूढ़ दल कोई भी क्यों न हो, लोक सेवक निष्ठा से कार्य करते रहेंगे। मतलब जो भी लोक सेवक हैं या प्रशासक हैं, उनकी किसी भी राजनीतिक दल के प्रति कोई भी व्यक्तिगत विचारधारा हो, उनके कार्य पर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा, लोक सेवकों का कार्य नैतिकता या कार्य कुशलता पर आधारित हो, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ पर। कोई भी लोक सेवक अपने पद का दुरुपयोग न करे और अपने कार्य के प्रति वो निष्ठा भाव से कार्य करे। ब्रिटिश काल की नौकरशाही व स्वतंत्र भारत की नौकरशाही के उद्देश्य में परिवर्तन है। वर्तमान में लोक सेवकों की सेवा शर्तों को बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखा गया कि उन पर अनावश्यक दबाव न हो, अर्थात जो 5-5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो रही है, उससे पहले भी अगर चेंज हो रही है तो उन गवर्नमेंट्स के द्वारा लोक सेवकों पर कोई भी अनावश्यक दबाव न बनाया जाए। जन सेवक के रूप में उनका कार्य हो। नौकरशाही का यह भारतीय मॉडल नौकरशाही के वेवेरियन मॉडल से मिलता जुलता है, जो नौकरशाही के तटस्थ रहने की बात करता है। लोक सेवकों को के जो सेवा के नियमों के तहत कार्य करने की सलाह यह देता है। लोक सेवकों का सेवा शर्तों के अनुसार कार्य करना ही तटस्थता है। इसके विपरीत प्रतिबद्ध नौकरशाही सरकार के नीतियों के अनुरूप कार्य करने की बात करता है। मतलब सरकार किसी भी प्रकार की नीतियों का निर्माण करे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, तो उनका आंख मूंद कर उनका अनुपालन कर देना प्रतिबद्धता कहलाता है। 1975 में आपातकाल तक तो नौकरशाही के तटस्थ रहने की बात की जाती थी, लेकिन आपातकाल के दौरान सरकारी अधिकारियों से सरकारी नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता की आशा की जाने लगी और तब से ही तटस्थ और प्रतिबद्ध नौकरशाही में घालमेल हो गया। मतलब इन दोनों शब्दों को अलग करना मुश्किल हो गया और इसके चलते सत्तारूढ़ दल और नौकरशाह दोनों ने ही काफ़ी मनमानियाँ की। नौकरशाही तटस्थता और प्रतिबद्धता में बढ़ गई। वहीं राजनीतिक दल विचारधाराओं में जो अलग अलग थी, वामपंथी और दक्षिणपंथी के बीच में बढ़ गए। नौकरशाही की 3 श्रेणियां बन गई। पहला तो सत्तारूढ़ दल के अनुसार चलने वाले नौकरशाह, जिसे प्रतिबद्धता कहा गया। दूसरा, तटस्थता वाले, जो अपने कार्य को अपना आदर्श मानते थे और किसी भी बाहरी या किसी भी दल की विचारधारा का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता था। तीसरी श्रेणी में जो थे वह है मौकाप्रस्थ। ये ऐसे नौकरशाह थे जो परिस्थिति के अनुसार तटस्थ भी हो जाते थे और प्रतिबद्ध भी, और हमेशा अपने हित का ये साधन करने लग जाते थे या अपने हित में ये कुछ भी निर्णय लेने लग जाते थे। एक समय पश्चिम बंगाल के नौकरशाह वामपंथी नीतियों के प्रति आसक्त थे, लेकिन जब केंद्र सरकार के कार्य करते तो उनकी नीतियों के अनुपालन में लग जाते। वर्तमान में भी सत्ता बदलते ही नौकरशाही के रंग ढंग बदलने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी स्टेट में अगर गवर्नमेंट बदलती है तो तुरंत कई सारे डीएमओ को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, या फिर जो उनके चहेते हैं या उस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, उनको कई सालों तक एक ही स्थान पर जमा के रख दिया जाता है। तो इस तरह की नीति आपने कई बार देखी होगी। कार्यपालिका द्वारा या सरकार द्वारा जिन नीतियों का निर्माण किया जाता है, व्यवहारिक रूप में जो प्रशासक है या लोक प्रशासन है, उसके द्वारा ही इनको कार्य रूप में परिणत किया जाता है। सरकारें बदलती रहती है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी स्थायी होते हैं। इन्हें प्रशासन का ज़्यादा अनुभव होता है, बहुत लंबे समय तक अनुभव होता है। 30-40 साल तक प्रशासक कार्य करके रिटायर होते हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी प्रशासन से संबंधित होती है। तो ये मंत्री को सलाह देने का कार्य भी यही करते हैं। नौकरशाही की प्रतिबद्धता के 2 अर्थ लगाए जाते हैं। पहला तो नीतियों और संवैधानिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता, मतलब इसके प्रति ही नीतियों को ध्यान में रखते ही जो प्रशासक है उनके अनुसार कार्य करेंगे, या जो संवैधानिक आदर्श है हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। तो ये प्रथम प्रकार की प्रतिबद्धता है। दूसरा है राजनीतिक दल या राजनेता के प्रति प्रतिबद्धता।
कुछ ऐसे लोक सेवक हैं जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से रखते हैं या बहुत ज़्यादा राजनेता टाइप के होते हैं, तो ये किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रति अपने आप को समर्पित पाते हैं। तो इस प्रकार की प्रतिबद्धता सही नहीं मानी जाती है लोक सेवा के लिए। प्रथम तरह की प्रतिबद्धता किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन दूसरी तरह की जो प्रतिबद्धता है वो देश के विकास में कहीं न कहीं बाधा डालेगी। प्रतिबद्धता से तात्पर्य लोक सेवक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक नीतियों के संबंध में अपने निष्पक्ष विचार रखें। जब नीतियों का निर्माण हो जाए तो उन्हें निष्पक्षता के साथ लागू करें। तो क्योंकि जो मंत्रियों को सलाह देगा वो लोक सेवक ही ज़्यादा देते हैं, क्योंकि कोई भी मंत्री अगर है, आपने देखा होगा कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन न्यूनतम नहीं रखी गई है, और कई बार ऐसे मंत्री भी बन जाते हैं जिन्हें उस क्षेत्र में विशेष ज्ञान नहीं होता है, तो उस समय जो ये लोक सेवक है ये उन्हें सलाह देने का कार्य करते हैं। तो यह जो सलाह देने का और उनको कार्य रूप में परिणत करने का कार्य लोक सेवकों द्वारा किया जाता है, वो निष्पक्ष रूप से समाज सेवा के रूप में, लोक सेवा के रूप में किया जाना चाहिए। 1969 में दिसंबर में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रतिबद्ध नौकरशाही की मांग की थी। प्रतिबद्धता के विषय में श्रीमती गांधी ने कहा, जब मैं प्रतिबद्ध शब्द का प्रयोग करती हूँ तो मेरा तात्पर्य होता है कि उनको संविधान के नीति निर्देशक तत्वों व उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। अगर भारतीय संविधान को आप देखें तो राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई। राज्यों के द्वारा सामाजिक और आर्थिक विकास में और क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, तो जो कार्यपालिका द्वारा इनके विकास में कार्य किए जाते हैं तो उनको व्यावहारिक रूप में लागू करने का कार्य प्रशासकों द्वारा होता है। तो इसलिए ये कहती हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है उनके प्रति निष्ठावान होना चाहिए लोक सेवकों को, और इसे ही प्रतिबद्धता कहा जाता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि संविधान के प्रति प्रतिबद्धता। और भारतीय संविधान का स्रोत तो हम जानते ही हैं कि भारत के लोग हैं। वर्तमान में नौकरशाही का प्रतिबद्धता मॉडल ही विद्यमान है। इसके अनुसार नौकरशाही साध्य न होकर सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन का साधन है, अर्थात सरकार द्वारा जो नीतियों का निर्माण किया जाता है उनका कार्यान्वयन नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। और नौकरशाही को लोकतांत्रिक सरकारों के कार्य में बाधा भी नहीं डालनी चाहिए। चाहे नौकरशाह जो भी है वो बहुत क्वालिफाइड होते हैं या बहुत लंबी पढ़ाई के बाद वो बनते हैं, और जो भी बहुत ब्रिलियंट होंगे ज़्यादातर नौकरशाह वही देखे जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकारी कामकाज में बाधा डालें, क्योंकि जो आपकी जो सरकार है उसको प्रत्येक 5 वर्ष में जनता के बीच में जाना पड़ता है, और जो भी लोक नीतियों का जो निर्माण किया जाता है वो जनहित में ही किया जाता है। और नौकरशाहों के लिए ऐसा नहीं है कि नौकरशाह अगर बहुत अच्छा काम करेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे तो 5 साल बाद फिर उन्हें जनता के बीच में जाना है तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। ऐसी स्थिति नौकरशाहों के लिए नहीं है। हालांकि उनकी इस तरह की जो उनकी कुछ नियमावली है विभागीय जो भी उनकी नौकरी की, तो उसके लिए उनको दंड दिया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जनता के सामने जो राजनीतिक दल हैं उनको ही 5 साल में जाना पड़ता है, या उससे पहले अगर गवर्नमेंट गिर जाती है तो चुनाव में उन्हें जनता के सम्मुख जाना पड़ता है। इसलिए हमेशा वो लोकहित में रहकर ही कार्य करते हैं। लेकिन सरकार हो या नौकरशाह, दोनों को जनता के सेवक के रूप में माना जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि लोकतंत्र में जनतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। तो अपने प्रतिनिधि भेजकर जनता शासन करती है। वहीं जो नौकरशाह हैं उन्हें भी लोक सेवक कहा जाता है। तो दोनों ही जनता के सेवक हैं। इसलिए जन कल्याण की उपेक्षा न हो तो सरकार के द्वारा ही ये कार्य किया जाना चाहिए, और जो नौकरशाह हैं उनके द्वारा भी जन कल्याण के लिए कार्य किए जाने चाहिए, और जो व्यक्तिगत हित हैं उनको दूसरे दर्जे पर रखा जाना चाहिए। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।